Okay. तो कल हमने सोर्सेस ऑफ डेटा पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं डेटा कलेक्शन। ठीक है, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, डेटा का संग्रहण कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, so data collection can be defined as a process of collecting a or measuring specific variable in order to provide answer to research problem। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हमारे शोध समस्या क्या है उसको जानना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, शोध समस्या क्या है, उसको हम जानते हैं। फिर लास्ट जब हम डेटा कलेक्शन करने का मतलब क्या होता है कि वो जो समस्या हमारी थी, ठीक है, जो हमने शोध समस्या देखी थी, उस समस्या का हम क्या कर पाए, सॉल्यूशन दे पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको मेजर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारी जो समस्या है उसको उसका समाधान करने के लिए हम उससे रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, although different field of the study have different way of collecting data। ठीक है, अगर आपने हर एक फील्ड का अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ कलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप एनालिटिकल रिसर्च कर रहे हैं या विश्लेषणात्मक रिसर्च कर रहे हैं तो आपका डेटा कलेक्शन करने का मेथड अलग होगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं या कोई प्रायोगिक रिसर्च कर रहे हैं तो आपके डेटा कलेक्शन करने का मेथड अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी हैव डिफरेंट वे ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, ठीक है, डेटा कलेक्शन करने के लिए अलग अलग स्टडी में, अलग अलग फील्ड में आपका तरीका भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। एंड द वन फैक्ट स्टिल रिमेन सेम। लेकिन सभी जगह एक फैक्ट है जो सेम रहता है, वो क्या है, दे शेयर द सेम पर्पस ऑफ एंश्योरिंग एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, हर जगह आपका एक चीज सेम रहेगा, वो क्या होगा कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो, एक्यूरेट हो। एक्यूरेट मतलब सटीक। ठीक है, मतलब जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो और उसका ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसका उद्देश्य हो या वस्तुनिष्ठता हो उसमें। ठीक है, आपका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपके सब्जेक्टिव ओपिनियन कम से कम होने चाहिए और आपका एक्यूरेसी उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डेटा कलेक्शन का एक पर्पस होता है। ये सभी तरह के डेटा कलेक्शन, चाहे आप एनालिटिकल के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपेरिमेंटल में कर रहे हैं, चाहे आप सर्वे में कर रहे हैं, किसी भी तरह के स्टडी में कर रहे हैं, तो आपका ये दो चीज़ क्या होना चाहिए, हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी डेटा कलेक्शन इज टू जनरेट एविडेंस। ठीक है, एविडेंस यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक तरह से साक्ष्य देना। ठीक है, सभी हमारे डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी सोच समस्या हमने जो डिसाइड किया है सोच समस्या, और जो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए, उसके लिए हम एविडेंस लें, उसके लिए हमारे पास साक्ष्य हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। बेस्ड ऑन डेटा दैट कैन बी टेस्टेड। टेस्टेड यानी कि मेजर किया जा सके जिसको। ठीक है, वेरीफाइड जिसको वेरीफाई किया जा सके, दोबारा से उसको क्या किया जा सके, सत्यापन किया जा सके, और क्या है, जनरलाइज किया जा सके। ठीक है, मतलब आपने जो रिजल्ट निकाला है उसको हर जगह यूज किया जा सके, ऐसा आपका डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जो टेस्टेबल होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए और जनरलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, परीक्षण योग्य होना चाहिए, सत्यापन जिसका किया जा सके और जिसका सामान्यीकृत किया जा सके, ऐसा आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप डेटा कलेक्शन करते हैं और एक्यूरेसी के साथ डेटा कलेक्शन करते हैं तो आपका वो आगे जनरलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो कल हमने दो टाइप के सोर्सेस पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, डेटा दो टाइप का होता है, या तो वो प्राइमरी होगा प्राथमिक, या सेकेंडरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक। ठीक है, तो प्राथमिक डेटा कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं, प्राइमरी आपका डाटा है। ठीक है, आपका जो डेटा है वो प्राइमरी है, तो उसको आप किस किस वे से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, देख करके, ऑब्जर्व करके। दूसरा इंटरव्यू लेकर के। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, क्वेश्चनर लेकर के।
ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आपका ये सारी चीजें आएंगी, अगर आप एक्सपेरिमेंटल में जा रहे हैं तो भी, और आपका एनालिटिकल रिसर्च है ये सारी चीजों में आपका ऑब्जर्वेशन में जाएगा। ठीक है, आपने अलग अलग जगह उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद इंटरव्यू, जैसे कि इंटरव्यू लेते हैं हम किसी का, ठीक है, किसी के बारे में अगर हमें जानना है, उसकी जीवन शैली के बारे में, कोई महापुरुष है उसकी जीवन शैली के बारे में हमें जानना है कि वो कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, क्या क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कहने का क्या मतलब है कि आपने कोई 10 क्वेश्चन बना लिए हैं, 10 प्रश्न बना लिए, उन्हीं 10 प्रश्नों को आप पूछेंगे, उससे इधर उधर आप कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, आपने कोई प्रश्न नहीं बनाया है, उन्होंने जो कुछ बताया उसी से आपके मन में कोई जिज्ञासा उठी तो उन प्रश्नों को आपने पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। उसी तरह से आपका क्वेश्चन ऐड से भी आप कर सकते हैं, प्रश्नावली बनी होती है, उस प्रश्नावली को आप किसी को दे करके उसमें टिक करवा सकते हैं। ठीक है, आप मेल के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर आप किसी क्लासरूम में जाकर भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सोर्सेस होता है, इस तरह से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका सेकेंडरी सोर्सेस है, सेकेंडरी डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ पब्लिश्ड हुआ है तो उससे आप सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं। ठीक है, अर्ली रिसर्च, पहले कोई रिसर्च हुआ है उस फील्ड में, उस फील्ड से वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या किसी का पर्सनल रिकॉर्ड्स है, पहले से उन्होंने कुछ रिकॉर्ड कर रखा है तो वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा, सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर अब हम देखेंगे डेटा एनालिसिस। ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या विधियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की विधि होती है उसको एनालिसिस करने के, जिस तरह का आपका डेटा होगा उसी तरह से उसके मेथड भी चेंज हो जाएंगे उसको एनालिसिस करने के। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा विश्लेषण और उसकी विधियां क्या होती हैं। Data analysis is a process of evaluating data using the logical and analytical reasoning of carefully examine each component of the data or provided। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, इसके पूर्व जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, यानी कि उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मतलब कि उसको देखना है कि उसमें क्या चीज है, क्या चीज, क्योंकि आपने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए होंगे, उसमें से कुछ चीज यूजफुल होगा, कुछ चीज नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको इवेल्युएट करना है, और उसमें अगर आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग उसका देना पड़ेगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जैसे कि कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं योगा और स्ट्रेस ही लेते हैं, तो योगा किया हमने तो स्ट्रेस कम हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेस क्यों कम हुआ, क्या चीज उनके फैक्टर चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हुआ है, तो इन सब चीजों का आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट करना, उसको मेजर करना, मेजर करने के साथ साथ उसका विश्लेषण करना। ठीक है, और केयरफुली एग्जामिन ईच कंपोनेंट, और आपके पास जो भी डेटा है उसको केयरफुली आपको देखना है, सावधानी पूर्वक उसकी जांच करनी है। ठीक है, ताकि उसमें कोई गलतियां ना रह जाए, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस में गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन बहुत ही केयरफुली किया जाता है। अगर इसमें आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, इवेल्युएट करना और उसका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग देना। ठीक है, उसके बाद मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो इसके भी दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान, सॉरी, गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें मेथड जो आपका है डाटा एनालिसिस का। तो अगर क्वालिटेटिव डेटा है,
ठीक है। आपके पास अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो क्वालिटेटिव डेटा कैसे होगा, जैसे आपको हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कोई चित्र मिलेगा, ठीक है, कोई शिलालेख मिलेगा जहां से आपको पता करना पड़ेगा, क्यों कोई पिक्चर मिलेगा, ठीक है, कोई वर्ड्स लिखे होंगे, वो सारी चीजें आपको पूर्व में जो लिखी होंगी वो मिलेगा, ठीक है, कोई सिंबल्स मिलेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्वालिटेटिव डेटा में मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे, अपना फिर उसमें इंटरप्रिटेशन देंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में बेसिकली आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन ज्यादा रहता है, ठीक है। आप जो भी चीज देखते हैं और जो ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जो साहित्यिक समीक्षा आपने किया है उसके अनुसार पे आप क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है। आपके पास जो डाटा है पिक्चर के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में या ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, जैसे आपने इंटरव्यू भी लिया है तो इंटरव्यू में आपने 10 लोगों से इंटरव्यू लिया तो 10 लोगों का आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि उसमें, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक होगा, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, गुणात्मक, ठीक है। तो उसका जो गुणात्मक एनालिसिस है, गुणात्मक विश्लेषण है, उसमें क्या होता है कि हम अपना इंटरप्रिटेशन ज्यादा देते हैं, जो हमें समझ में आता है या हमें जो लगता है, हम 10 लोगों का आंसर देख करके या जो पिक्चर है या जो वर्ड्स है उसको देख करके जो हमें समझ में आता है उसको हम क्या करते हैं, वहां पे इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसा होता है, ये आपका एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, जो भी आपको चीजें मिली हुई हैं वो कैसा होगा, या तो स्टैटिस्टिकल के फॉर्म में होगा, ठीक है, स्टैटिक्स के फॉर्म में, क्वांटिफिएबल यानी कि गणना होगी, जो भी मिलेगा वो आपको नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हाइट मेजर करना चाहती हूँ तो सभी का हाइट क्या होगा, 5.2, 5.3, ठीक है, 5.4, इस तरह से मुझे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई क्वांटिफिएबल डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका आप क्या कर सकते हैं, इजिली स्टैटिक्स लगा सकते हैं। स्टैटिक्स यानी कि क्या होता है, सांख्यिकी, आपने मीन, मीडियन, मोड इत्यादि पढ़ा होगा पहले, तो ये सारी चीजें आप क्वांटिटेटिव डाटा में इजिली लगा सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डाटा आपको मिलता है जिसमें आप मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है, वेरिएंस है, ये सारी चीजें लगा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट, और ये क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन ज्यादा होता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ज्यादा होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना आप लोग, सब्जेक्टिव और हाँ ऑब्जेक्टिव मैम। समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट, सांख्यिकीय परीक्षण क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, ठीक है। आपके स्टडी के नेचर के अकॉर्डिंग, आपकी स्टडी कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मार्केटिंग quantitative decision about the particular sampling. Statistical test mainly test the hypothesis that is made up on the significance of the observed sample, ठीक है। आपने जो सैंपल हाइपोथेसिस बनाया था, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं अपने रिसर्च में, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को क्या करता है, ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो क्या करता है, उसको मेजर करता है, ठीक है, उसको टेस्ट करता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या गलत है, उसको कौन मेजर करता है, आपका जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप उसमें लगाते हैं वो मेजर करता है, ठीक है। ये बेसिकली ये सारी चीजें आपके एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा, ये आपका विश्लेषणात्मक अध्ययन या फिर इस तरह की जो स्टडी है उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है तो इसको आप लोग समझ लीजिए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज इन हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। सॉरी, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसको मेजर करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस का जब मापन करना होता है तब हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। वी कैन यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टडी में अलग अलग तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होता है, ठीक है।
अब देखते हैं कौन कौन तरह का किस किस तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट दो तरह का होता है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, याद है क्या आप लोग को? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, कल ही पढ़ा था। याद है? हाँ नोट्स बेटा। वगैरह बनाते हैं आप लोग? क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बेल शेप्ड कर्व पढ़ा था कल हम लोगों ने, जिसमें मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने के तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये क्या होता है? यूनी मॉडल होता है, सिमेट्रिक होता है, और आपका क्या होता है? असिम्प्टोटिक। याद है? याद आ रहा है कुछ? हाँ मैम। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोग इस तरह से मत पढ़िए, पहले जो चीजें हो रही है उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपकी स्टडी, मैं समझ सकती हूँ शायद आप लोग के लिए ये थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। एक दो प्रश्न आता है और उनको ही आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका स्कोर डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये हमारा कर्व है वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अगर हमारी जो स्टडी हम निकाल रहे हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या है? सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये बेल शेप्ड कर्व नहीं बन रहा है, तो तब हम उसमें क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। अगर हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अब हम उसमें क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन ऑफ विच कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड दैट कैन मेक द अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द सैंपल आर ड्रॉन। मतलब क्या है कि आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, उस पॉपुलेशन का आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, और जो आपका क्या करता है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व बनाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? जिसमें रिसर्चर हैज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है उस पैरामीटर के बारे में। आप कोई पैरामीटर कर रहे हैं, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं रहता है, थोड़ा बहुत नॉलेज ही रहता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, नाइदर ही कैन मेक स्पेसिफिक एजम्पशन, इसमें हम एजम्पशन भी स्पेसिफिक नहीं कर पाते, विशिष्ट रूप से नहीं कर पाते। ठीक है, उसमें आपका एजम्पशन जो होता है या आपका जो अनुमान होता है वो क्या होता है? उसके आसपास का होता है, एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, आप जो अनुमान लगाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वो एक्यूरेट नहीं रहता, बट इट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टडीज में जिसमें हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट जहाँ पे फिट नहीं बैठता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, लेकिन हमें टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे कंप्लीटली नोन या नॉट नोन होता है, या फिर अनअवेलेबल होता है, अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अच्छी तरह से हमें पता नहीं होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ द टेस्ट, इसमें क्या होता है? नॉर्मल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, नॉट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल नहीं होता है, जो हमने सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है वो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मेजरमेंट लेवल, मेजरमेंट लेवल क्या होता है, हमने मेजरमेंट स्केल पढ़ा था 4, याद है आप लोग को? 4 मेजरमेंट स्केल पढ़े थे, मापन की विधियां या मापन पैमाना कहते हैं उसको हिंदी में। हाँ मैम। कौन कौन से? कौन कौन से पढ़े थे? मैम वो नॉमिनल इंटरवल वाली। हाँ। हाँ मैम, नॉमिनल इंटरवल और रेशियो स्केल और और एक कोई थी ऑर्डिनल हाँ, शायद। ठीक है। तो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट यूज, कौन कौन से मेजरमेंट स्केल यूज होते हैं? इंटरवल एंड रेशियो स्केल, ठीक है, ये पूछा जाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा टेस्ट, कौन सा स्केल यूज होता है? तो इंटरवल एंड रेशियो स्केल यूज होता है, ठीक है। और आपका नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन सा टेस्ट यूज होता है, कौन कौन सा मेजरमेंट स्केल यूज होता है? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, याद रहेगा। हाँ मैम। इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किससे करते हैं? मीन से, ठीक है, माध्य कहते हैं इसको। और मीडियन यानी कि माध्यिका, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो मीन एंड मीडियन के द्वारा हम इसको करते हैं, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन और पैरामेट्रिक में मीन, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, वेरिएबल, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी कि उसके गुण, ठीक है। और इसमें कोरिलेशन टेस्ट में क्या करते हैं? पियर्सन और इसमें स्पेयरमैन, ठीक है। ये टेस्ट के नाम है, पियर्सन टेस्ट और स्पेयरमैन टेस्ट यूज करते हैं कोरिलेशन टेस्ट में, ठीक है। तो ये आपको पैरामेट्रिक टेस्ट याद रखने हैं और उनमें कौन कौन से स्केल वगैरह यूज होते हैं, कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसीज यूज होती हैं, ये आपको याद रखना है, ताकि आपको क्या है आगे जब आपका एग्जाम में आए तो आपको समझ में आए, ठीक है। क्लियर है पैरामेट्रिक नॉन मैम पैरामेट्रिक? हाँ, ये कोरिलेशन टेस्ट क्या है? ये एक तरह का टेस्ट होता है, जैसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट है ना, उसी तरह से कोरिलेशन टेस्ट करते हैं हम, कि जैसे आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या उसमें सहसंबंध है, ठीक है। तो ये टेस्ट किया जाता है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, उनमें सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन मतलब क्या है, सहसंबंध। तो जब ये टेस्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर में क्या सहसंबंध है, तो उसके लिए पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? पियर्सन। और आपका नॉन पैरामेट्रिक में क्या यूज किया जाता है? स्पेयरमैन, ठीक है। हाँ। चलिए, अब हम देखते हैं कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो ये जो हम टेस्ट शुरू में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टी टेस्ट अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो टी टेस्ट क्या होता है? ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। टी टेस्ट क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। T tests are commonly used in statistics are econometric to establish that the value of two outcome or variable are different from one another, ठीक है। T test कब यूज किया जाता है? जब टू आउटकम, दो आउटकम आए हैं, मान लीजिए आपने दो मीन लिया है, ठीक है। मीन निकालते हैं हम जब हम टेस्ट करते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं, ठीक है। मीन मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? मीन समझते हैं सभी? हाँ मैम, जैसे मीन वैल्यू निकालते हैं। हाँ, इसमें आपका रहता है जैसे कि आपके पास कोई 5 डेटा है, जैसे 5 लोगों की हाइट है, ठीक है। एक की हाइट 5 है, एक की हाइट 5.5 है, एक की हाइट 4.5 है, एक की हाइट 6 है, ठीक है, एक की हाइट क्या है? 4 है। ये आपके पास क्या है? 5 लोगों की हाइट आपके पास है। तो अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 5, 5.5, 4.5, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5, 5, 10 और ये आपका हो गया 10 और ये क्या हो गया? 25। टोटल आपका कितना हो गया? 25। फिर ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। ठीक है, समझ में आया मीन कैसे निकालें। जितने भी आपके हाँ, पास नंबर होते हैं उन सभी को आप क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और उसके नीचे जितने नंबर ऑफ जितने नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, अगर 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप करके मीन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आपके पास टी टेस्ट होता है, ठीक है, टी टेस्ट आपको लगाना होता है, तब आप क्या करते हैं, दो आउटकम आता है आपके पास। ठीक है, कभी भी आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास दो आउटकम आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, प्री डेटा लेंगे आप, प्री यानी कि पहले ही उनका डेटा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दिनों तक आप उनको कोई प्रैक्टिस कराएंगे, योगा कराएंगे या योगा नहीं कराएंगे। ठीक है, योगा कराएंगे, फिर उसके बाद उनका पोस्ट डेटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक मीन मिलेगा और यहाँ से भी आपको एक मीन मिलेगा। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उन दोनों में अंतर क्या आया, ठीक है, पहले के डेटा में और बाद के डेटा में अंतर क्या आया, उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। दो मीन वैल्यू के बीच में हमें कोई डिफरेंस देखना है, कंपैरिजन करना है उनका। ठीक है, पहले की वैल्यू का और दूसरे की वैल्यू का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। क्लियर है टी टेस्ट। हाँ मैम। उसके बाद क्या, इट इज यूजुअल फर्स्ट टू फॉर्मुलेट अ नल हाइपोथेसिस, हमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, एंड देन स्टेट नो इफेक्टिव डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया है प्री एंड पोस्ट उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा करके हमें क्या बनाना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस बना करके हम इसको करते हैं। ठीक है, टी टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब सैंपल साइज 30 या 30 से कम हो। ठीक है, टी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब सैंपल साइज 30 या 30 से कम है, तभी आप क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जब आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से कम है, उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है, या 30 या 30 से कम है उनके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो अब आप क्या करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, टी टेस्ट इज स्टैटिस्टिक मेजर टेस्टिंग हाइपोथेसिस दैट मीन द स्मॉल सैंपल ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसलिए ये क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एसडी कहते हैं। तो एसडी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो मैंने अभी एक डेटा लिया था 5, 5.5, 4.5, 6 और 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा मीन क्या आया था 5, इसका मीन क्या आया था 5। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके पास 5 है, ठीक है, ये भी यहाँ पे 5 है, ये 4 है, 6 है, 4 है, तो इनमें डेविएशन कितना है, ठीक है, कितना ज्यादा वो डेविएट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से 5 से सबसे छोटा नंबर क्या है 4, तो नीचे कितना डेविएट कर रहा है ये, +-1। ठीक है, +-1 डेविएट कर रहा है। ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो यहाँ पे भी कितना डेविएट कर रहा है, +-1। ये समझ में आया क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको समझिएगा, अदरवाइज आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने जो डेटा लिया था उसका मीन क्या आया था 5। ठीक है, हमने देखा कि सबसे छोटा नंबर क्या है 4 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 है, तो 5 से छोटा नीचे कितना जा रहा है, +-1 जा रहा है। ठीक है, एक इसमें क्या हो रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जब इस जो हमें डेविएशन है उसे हम क्या कहते हैं, कितना डेविएट हो रहा है हमारा डाटा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टी टेस्ट है वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता होता है। ठीक है, कितना आपका डेटा डेविएट हो रहा है ये आपको पता नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया क्या ये चीज।
हाँ मैम आ गया। ठीक है। लेकिन वेरिएंस आपको क्या होता है, पता होता है। ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस एक तरह से फैलाव कहते हैं इसको। ठीक है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, फैलाव। तो फैलाव में क्या होता है, जैसे कि हमारा डेविएशन कितना था, 5.5, ठीक है, और 4.5, 4 और 6, इतना हमने लिया था। तो हमारा ये वेरिएंस कितना है, यानी कि हमारा फैलाव कितना है, ये हमें समझ में आ गया।